नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने 1861 के अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, जिसमें कि जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको मान्यता दे दी जाती है और जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है उसको उसकी शुरुआत कर दी जाती है। जो विधान परिषद है उसमें स्थानीय प्रतिनिधि शामिल कर लिए जाते हैं, जिनमें हमने देखा था 3 काशी नरेश एक थे, एक पटियाला के महाराज थे और एक सरदिनकर राव हुआ करते थे। इस प्रकार से हमने 1861 के एक्ट की बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं 1892 के एक्ट के बारे में। तो 1892 का एक्ट जो है ये भी एक महत्वपूर्ण एक्ट हुआ करता था, जो कि भारत में राजनीतिक सुधारों की दिशा में देखे जाए तो एक आगे का कदम हुआ करता था, जो कि 1861 के एक्ट के आगे की थोड़ा सा एक इसमें कहो कि सुधार थोड़े से इसमें किए गए थे। हालांकि पूर्ण स्वशासन की दिशा में अभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया था इस एक्ट में भी, कि पूरा का पूरा पूर्ण प्रशासन जो स्वशासन जो है वो भारतीय लोगों को दे दिया जाए, ऐसा अभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये तो हम देखेंगे कि ये तो बहुत बाद में आगे जाकर होता है, ऐसा तो है ना। हालांकि कुछ हद तक ये भारतीय प्रतिनिधित्व को तो शुरू करता है। हालांकि फिर भी जो पूर्ण ब्रिटिश जो नियंत्रण है वो तो ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख प्रमुख प्रावधानों के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पहला आ गया, गैर सरकारी सदस्यता में वृद्धि यहाँ पर कर दी गई थी। देखिए, गैर सरकारी सदस्यता तो शुरुआत कर दी गई थी 1861 के एक्ट में ही, परंतु यहाँ पर वृद्धि कर दी गई और भी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि कर दी जाती है। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद होती हैं वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और यहाँ पर बढ़ा दी जाती है ना। हालांकि इस वृद्धि के बावजूद भी आधिकारिक सदस्य यानी जो सरकारी सदस्य हुआ करते थे, सरकार की तरफ से नामित हुआ करते थे, नियुक्त किए जाते थे, उनका बहुमत अभी भी परिषद में उनका ही बहुमत था, परंतु जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या अब यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ विधायी कार्यों में भी यहाँ पर वृद्धि कर दी जाती है और जो विधान परिषद हुआ करते थे, विधायी परिषद हुआ करते थे, उसके कार्य में यहाँ पर वृद्धि अब कर दी जाती है ना। अब जो विधान परिषद है उसको बजट पर चर्चा करने का और जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी है, उससे प्रश्न करने का अधिकार यहाँ पर मिल गया था इनको, कि अब वो बजट पर चर्चा कर सकते थे और उसके ऊपर जो है यहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकते थे। हालांकि कोई प्रस्ताव वगैरह जो है वो पेश नहीं कर सकते थे, कोई प्रस्ताव वगैरह पारित नहीं कर सकते थे, कोई इनिशिएटिव वो नहीं ले सकते थे, पर जो बजट ब्रिटिश सरकार रखती थी उसके ऊपर वो चर्चा कर सकते थे। ठीक है, इतना अधिकार अभी तक मिला। चलो भाई, धीरे धीरे ही सही, अधिकार तो मिला, कुछ अधिकार तो मिला। तो यहाँ पर एक सीमित प्रतिनिधित्व था। हालांकि असली निर्णय और असली शक्तियां अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में ही हुआ करती थी। तो इस प्रकार से एक इनका विधायी कार्य जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं परिषदों में यहाँ पर नामांकन भी किया जाना शुरू कर दिया जाता है। नामांकन का यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? नामांकन का अर्थ यह हो गया कि जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद में हो या चाहे प्रांतीय विधान परिषद में हो, ठीक है, इन दोनों में वायसराय और गवर्नर द्वारा नामित किया जाने लगा था। भाई, अगर बात हो केंद्रीय विधान परिषद में तो गवर्नर करेंगे, माफ कीजिएगा, वायसराय करेगा, और अगर प्रांतीय विधान परिषदें हुई तो वहां पर कौन करेगा? वहां पर करेगा गवर्नर। ये लोग यहां पर नामित करने लगे थे, है ना, जो विशेष निकाय की सिफारिशों पर आधारित होते थे। और ये जो नामित किए जाते थे, ये नामित भी ऐसे ही नहीं होते थे। जो विशेष परिषदें हुआ करती थी, जो विशेष निकाय हुआ करते थे, उनसे इनको नामित किया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें केंद्रीय विधान परिषद में कहां से नामित किया जाता था, तो बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है वहां से, और जो प्रांतीय विधान परिषदें होती थी वो इनको नामित कर देती थी। और ये जो इनको जो इन जो जिन्हें ये नामित करती थी वो पहुंच जाते थे केंद्रीय विधायी परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में। तो फिर सर, प्रांतीय विधान परिषद में कौन नामित करता था? तो गवर्नर नामित करता था। किस प्रकार, किस आधार पर? तो जिला बोर्ड, नगर पालिका, जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, और जो व्यापारिक मंडल हुआ करते थे, उनकी सिफारिशों के आधार पर यहां पर गवर्नर इनको नामित कर लेते थे। तो देखो, बिजनेस से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनका, यूनिवर्सिटीज का, और जो स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं उनका पहले से ही हमारी राजनीति में महत्वपूर्ण एक, आप कहो कि इनकी भूमिका रही है, और आज भी इनकी भूमिका होती है। यूनिवर्सिटीज में चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर आ जाती है और इनको यहाँ पर नामित किया जाना शुरू कर दिया जाता है। जो स्थानीय परिषदें होती हैं उनकी सिफारिशों पर, यूनिवर्सिटीज की सिफारिशों पर, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे उनकी सिफारिशों पर। अब यहाँ पर एक सीमित प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी शुरू कर दी जाती है। हालांकि यहाँ पर प्रतिनिधित्व में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखना ये, क्योंकि एग्जाम में जब यूपीएससी पूछेगी तो वहां पर इलेक्शन डाल देगी। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं, नॉमिनेशन, क्या?
नॉमिनेशन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो नॉमित ये है क्या कि नामित किए जाते थे, ना कि उनको चुनाव किया जाता था, इनका ये चुने नहीं जाते थे, है ना, इनको नामित किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है ना। नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था इनको, जो कि नगर पालिकाएं हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, यानी यूनिवर्सिटीज वगैरह से आते हैं, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनको कोई वास्तविक राजनीतिक अधिकार जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। वास्तविक अधिकार किस प्रकार से नहीं मिलता है? हालांकि इस अधिनियम ने कुछ सुधार तो पेश किए थे, परंतु भारतीय प्रतिनिधित्व को कोई वास्तविक शक्ति यहां पर ये नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय अभी हुआ करते थे, इन निर्णयों के ऊपर अभी भी किसका किसका प्रभुत्व हुआ करता था? किसका प्रभुत्व हुआ करता था? ब्रिटिशर्स का ही प्रभुत्व हुआ करता था। और जो सरकारी सदस्य हुआ करते थे अभी उनका बहुमत था। गैर सरकारी सदस्यों की हालांकि संख्या बढ़ा दी गई, मगर अगर बहुमत उनका नहीं है तो वो क्या कर लेंगे? और जो महत्वपूर्ण नियंत्रण था वो किसके पास था? अभी भी ब्रिटिशर्स के पास में ही था, है ना। वो देखिए, अब इनके पास अगर इनको काम भी दिया गया विधायी परिषदों को, तो यहाँ पर इनको बजट पर चर्चा का अधिकार है कि साहब इतना खर्च हुआ, इतना खर्च होना चाहिए था, इतना खर्च नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर सकते हैं कि ये गलत है, सही है, ये जो भी है ये, मगर वो कोई प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते, प्रस्ताव पेश भी नहीं कर सकते कि साहब इसमें जो इस वाली योजना में, या शिक्षा पर आप कहो कि रोजगार में कहो कि ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, या ये वाली चीज़ों को इसमें अपनाना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रस्ताव वो पेश नहीं कर सकते। हालांकि सिर्फ चर्चा की जा सकती है। जैसे अगर हम अभी देखें तो जो बजट होता है अपना, इस बजट पर अगर देखें तो राज्यसभा जो है सिर्फ चर्चा कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ चर्चा कर सकती है। अगर इसके ऊपर डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा इस पर डिसीजन लेती है। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ इसके प्रावधानों पर चर्चा कर सकती है, वो तो इसमें सिफारिशें भी नहीं कर सकती, संशोधन की सिफारिशें भी नहीं कर सकती। हालांकि करे, अगर लोकसभा मानती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी सिफारिशों का कोई महत्व ही नहीं है। उसी प्रकार से इस टाइम पे भी हुआ करता था कि वो सिर्फ और सिर्फ बजट जो है उसके ऊपर चर्चा कर सकते थे, कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वास्तविक नियंत्रण अभी भी किसके पास रहा? अभी भी ब्रिटिशर्स के पास रहा। परिषदों के पास मात्र और मात्र सीमित कार्य ही रहे। और यह तो अभी कानून बनाने वाली बात है, लागू करने वाली चीजों में तो, लागू करने वाले क्षेत्र में तो अभी भी इनका कोई शेयर नहीं था। इनका मतलब भारतीयों का अभी भी कोई शेयर नहीं हुआ करता था। अब अगर हम आ जाएं तो फिर इस अधिनियम का हम विश्लेषण कर लें कि किस प्रकार से ये सही रहा या गलत रहा, क्या इसके प्रावधान हुए, वो जब सब चीजें देख लेते हैं। देखिए, ये भारत परिषद अधिनियम हुआ करता था, ये ब्रिटिश सरकार की एक रणनीति का हिस्सा हुआ करता था। किस प्रकार की रणनीति? देखिए, हमने देखा 1857 का विद्रोह हो गया, और विद्रोह जो हुआ इसमें तात्कालिक कारण तो वो चर्बी और वो थे ही, कारतूस वाले चर्बी के कारतूस और ये सब चीजें तो थी, परंतु इसका दीर्घकालिक, या अगर हम देखें और राजनीतिक कारण देखें, प्रशासनिक कारण देखें, तो इसमें क्या था कि इनको भारतीय जो लोग थे उनको प्रशासन में ना ही राजनीति में कोई यहाँ पर भागीदारी दी जाती है। तो इससे इनको डर बैठ चुका था कि नहीं, भागीदारी तो हमें देनी पड़ेगी। इसलिए तो हमने देखा 1858 का एक्ट आता है, फिर 1861 का एक्ट आता है, उसमें भागीदारी की शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है। खुली भर्ती वगैरह प्रणाली जो है वो भी लागू कर दी जाती है। फिर 1863 में आके देखिए पहले आईसीएस भी बन जाते हैं, ठीक। ये यहाँ पर बात शुरू हो जाती है। और अब देखिए 1892 है ये, और 1885 में ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका गठन हो चुका है, ठीक है। और ऐसे कांग्रेस से पहले ही बहुत सारे संगठन यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे कि हम देखें कि इंडियन एसोसिएशन है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इस प्रकार के तमाम संगठन यहाँ पर बन चुके हैं। और ये संगठन मांग कर रहे थे कि भारतीय लोगों की भागीदारी यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। और सरकार क्या कर रही थी? इस असंतोष को खत्म करने के लिए, भाई कैसे ना कैसे करके ये असंतोष जो है, ये असंतोष खत्म हो, इनको भागीदारी यहाँ पर दे, चाहे दे नाम मात्र की, मगर वो भागीदारी इनको हम देते हैं। तो यहाँ पर एक ये कुछ इनको शांत करने के लिए ये रणनीति इनकी होती है ब्रिटिशर्स की, है ना, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश प्रभुत्व नियंत्रण यहाँ पर अभी भी बनाए रखा जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीयता पर क्या प्रभाव आता है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक ये अधिनियम इस प्रकार से माना जाने लगा कि भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ये कदम इसको माना जाने लगा कि अब भारतीयों को और ज्यादा कदम यहाँ पर, भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाएगा राजनीति में और प्रशासन में, ठीक है। परंतु जो राष्ट्रवादियों की आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं को ये पूरा करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्रवादियों की तो और भी इससे भी बढ़कर मांगे हुआ करते थे कि देखिए कि हमें जो है राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, पूर्ण राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से इस बार अब तक आते आते हो गए थे कि गैर सरकारी बहुमत यहाँ पर होना चाहिए, और भी प्रांतों में जो है वो विधान परिषदें बनाई जानी चाहिए, विधान परिषद में भी हमारा शय होना चाहिए। ये सब चीजें पर इनको अब तक
कोई मान्यता नहीं दी गई, परंतु राजनीतिक सुधार जो है उसकी तरफ अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण कदम तो ये हुआ ही करता था। फिर यहाँ पर भविष्य में जो सुधार होने थे उनका एक पूर्वाभास यहाँ पर शुरू हो जाता है। जैसे हम देखें तो 1909 का मार्लेमेंटो जो अधिनियम है उसके बारे में देखेंगे, उसके जो सुधार है वो। फिर आ जाते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के। उनके आप कहो तो एक आधारशिला यहाँ पर रखी जा चुकी थी कि अब देखिए आपको बजट पे चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको दे दिया जाता है, और यहाँ पर जो है गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ा दिया जाता है, ये सब चीजें यहाँ पर कर दी जाती है। तो एक तरीके से ये पूर्वाभ्यास हो जाता है जो भविष्य में सुधार आने वाले थे उनका, या आप कहेंगे कि इसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब आगे जो है और भी भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार होने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया महत्वपूर्ण रूप से 1892 के एक्ट के बारे में। इस एक्ट में मेन चीजें आपको याद रखना है, एक तो बजट के बारे में कि बजट पर चर्चा, इसकी बात यहां पर हो गई। याद रखना यहां पर प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, यहां पर अभी भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ चर्चा का अधिकार था। और वो जो है कोई प्रस्ताव भी पेश नहीं कर सकते थे, बाकी जो प्रश्न जो है वो पूछ सकते थे, पर यहां पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न जो होते हैं ना वो नहीं पूछ सकते थे, प्रस्ताव अभी भी पेश नहीं कर सकते थे, सिर्फ चर्चा कर सकते थे। ऐसी चीजें जो है ये वाले प्रावधान आपको याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बाकी छोटी मोटी चीजों से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं कर लेते हैं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।